सुबह के ठीक 7 बज रहे थे। खिड़की के रेशमी पर्दों से छनकर आती सूरज की पहली सुनहरी किरणें हर्ष के चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन वह किसी गहरी और मीठी नींद के आगोश में डूबा हुआ था। रात के 2 बजे तक ऑफिस की भारी भरकम फाइलों में सिर खपाने के बाद उसे अभी सोए हुए मुश्किल से 5 घंटे ही हुए थे। शरीर की थकान और नींद का खुमार उस पर पूरी तरह हावी था, लेकिन बाहर रसोई में उसकी पत्नी राधिका किसी स्वचालित मशीन की तरह जुटी हुई थी। राधिका के हाथ बिना रुके बिजली की रफ्तार से चल रहे थे। सब्जी काटना, आटा गूंथना, चाय चढ़ाना और साथ ही साथ सिंक में रखे कल रात के बर्तनों को ठिकाने लगाना। तभी उस शांत सुबह के सन्नाटे को चीरते हुए हर्ष के फोन की घंटी बजी। ट्रिंग 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 ट्रिंग। राधिका ने रसोई से ही हाथ में बेलन पकड़े हुए आवाज लगाई, हर्ष, अरे ओ हर्ष, देखो किसका फोन है, कब से बज रहा है। हर्ष की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई। उसने चादर को थोड़ा और ऊपर खींच लिया। घंटी बजती रही और फिर खुद ब खुद कट गई। राधिका ने सोचा शायद कोई रॉन्ग नंबर होगा, लेकिन ठीक 2 मिनट बाद फिर वही धुन पूरे घर में गूंजने लगी। झलाकर राधिका ने अपने पसीने से तरबतर हाथों को एप्रॉन से पोंछा और बेडरूम में आई। उसने देखा कि हर्ष अभी भी बेफिक्र से खर्राटे ले रहा था। राधिका ने मेज पर रखा फूल उठाया और जैसे ही स्क्रीन पर नजर डाली, उसके भवें तन गई। उस पर मोटे अक्षरों में चमक रहा था, शालिनी दीदी। राधिका के मन में एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट हुई। शालिनी दीदी इतनी सुबह सुबह? सब ठीक तो है ना? अभी वह सोच ही रही थी कि फोन कट गया और अगले ही पल राधिका के अपने फोन पर कॉल आने लगी। राधिका ने एक गहरी सांस ली, अपने दिल की धड़कन को संभाला और फोन उठाया। नमस्ते दीदी, सब ठीक तो है ना? आप इतनी सुबह फोन कर रही हैं, सब कुशल मंगल? उधर से शालिनी ने बिना किसी औपचारिकता के कड़क आवाज में कहा, भाभी, मैं तो कब से हर्ष को लगा रही हूँ, वह फोन उठा ही नहीं रहा। कुंभकर्ण की तरह सोता रहता है क्या आपका पति? और आप भी इतनी देर में फोन उठा रही है, इतनी सुस्ती ठीक नहीं है। राधिका ने अपनी आवाज को शांत रखते हुए कहा, दीदी, वो रात को ऑफिस के काम से बहुत देर से घर आए थे, इसलिए गहरी नींद में है। आप बताइए, इतनी सुबह कोई जरूरी काम था क्या? हाँ भाभी, बहुत जरूरी काम है, शालिनी ने चहकते हुए कहा। मैंने सोचा हर्ष से कहूँगी कि मेरी और मुन्नू के आने की टिकट बुक कर दे। बच्चों की गर्मियों की छुट्टी पड़ने वाली है, तो मैंने सोचा कुछ दिन वहीं मायके रहकर आऊँ। वैसे भी पिछले साल माँ के जाने के बाद मेरा मन यहाँ ससुराल में बिल्कुल लगता नहीं है, मायके की याद आती है। यह सुनते ही राधिका का माथा ठनका, उसका दिल बैठ गया। उसने दबी आवाज में याद दिलाते हुए कहा, दीदी, लेकिन मैंने आपको पिछले हफ्ते ही बताया था ना कि इस बार गर्मियों में मुझे अपने मायके जाना है। मेरी भाभी की भी छुट्टियां हैं और मैंने अपनी मम्मी से पक्का वादा किया है कि मैं पूरे 15 दिन वहीं रहूंगी। हर्ष ने भी इसके लिए हाँ कह दी थी और हमारी तैयारी भी हो चुकी है। शालिनी ने एक पल की भी देरी नहीं की और उसकी बात काटते हुए तीखे लहजे में बोली, अरे भाभी, मायका तो आपका कहीं भागा नहीं जा रहा। आप बाद में चली जाना, साल के किसी और महीने में देख लेना। आखिर ननंद अपने मायके आ रही है, तो भाभी का घर पर रहकर स्वागत करना और सेवा करना तो बनता है ना। हर्ष से कह देना कि आज ही तत्काल में टिकट देख ले। मुझे अगले हफ्ते हर हाल में वहाँ पहुँचना है। राधिका कुछ कहना चाहती थी, उसके होठ काँप रहे थे, पर शालिनी ने उसे मौका ही नहीं दिया। अच्छा भाभी, मुन्नू रो रहा है, उसे दूध देना है। मैं फोन रखती हूँ, हर्ष को मेरा मैसेज दे देना और हाँ, टिकट का स्क्रीनशॉट भेज देना। फोन कट गया। राधिका हाथ में फोन पकड़े बूंद बनी खड़ी रह गई। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू तैरने लगे। इतनी हिम्मत, यहाँ जानते हुए भी कि मेरा मायके जाने का पूरा प्रोग्राम बन चुका है, उन्होंने अपना हुक्म सुना दिया और यह बाद में चली जाना क्या होता है? क्या मेरा मायका कोई खिलौना है? क्या मेरी भावनाएं कुछ भी नहीं है? राधिका भारी कदमों से रसोई में वापस आई
पर अब उसके हाथों में वह फुर्ती नहीं थी। पैर जैसे पत्थरों के हो गए थे। उसे अपनी दिवंगत सासू माँ की याद आई। 1 साल पहले जब वह जीवित थी, तब शालिनी के आने का मतलब होता था पूरे घर का कायाकल्प और राधिका के लिए एक मानसिक तनाव। सासू माँ राधिका को चैन से बैठने नहीं देती थी। बहू, शालिनी आ रही है, उसके कमरे की जाली साफ कर दे, नए रेशमी पर्दे निकाल, उससे शाही पनीर पसंद है, मलाई कोफ्ता पसंद है, सुबह सुबह बादाम का हलवा खाना है, तैयारी शुरू कर। आज सासू माँ इस दुनिया में नहीं थी, पर शालिनी का रवैया वही पुराना मालकिन वाला था। करीब 8 बजे हर्ष आंखें मलता हुआ जमाई लेते हुए रसोई में आया। राधिका, एक कड़क अदरक वाली चाय पिला दो यार, सिर बहुत भारी लग रहा है। राधिका ने बिना उसकी ओर देखे चाय का कप जोर से मेज पर रखा। चाय पी लो और अपनी बहन की तरफ से आई खुशखबरी भी सुन लो। हर्ष ने चाय का पहला घूंट लिया। शालिनी का फोन आया था क्या? क्या कह रही थी? कहना क्या था? हमेशा की तरह हुक्मनामा जारी किया है। राधिका की आवाज़ में कड़वाहट और गुस्सा साफ था। कह रही है कि उनकी और उनके बेटे की टिकट बुक कर दो, वह अगले हफ्ते यहाँ आ रही है। मैंने उनसे साफ साफ कहा कि मेरा इस बार मायके जाने का पूरा प्रोग्राम फिक्स है, पर उन्होंने सीधे कह दिया कि मैं अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दूं और बाद में चली जाऊं। हर्ष ने चाय की चुस्की लेते हुए बहुत ही ठंडे और लापरवाह तरीके से कहा, तो इसमें इतना गुस्सा करने और मुंह फुलाने की क्या बात है राधिका? उसका अपना घर है, आ रही है तो आने दो। माँ के जाने के बाद वह पहली बार इतने दिनों के लिए मायके आ रही है, उसका मन बहल जाएगा। पर घर उनका है तो मेरा क्या है हर्ष? राधिका की आवाज़ भारी हो गई। क्या मैं इस घर की सिर्फ एक अनपेड नौकरानी हूँ? और हर्ष, तुम हमेशा अंधे क्यों बन जाते हो? वह हमेशा अपनी टिकट के पैसे तुमसे ही क्यों भरवाती है? उनके पति की सरकारी नौकरी है, उनकी सैलरी तुमसे कम नहीं है, और यहाँ आकर हफ्तों रहना, हजारों की शॉपिंग करना, घूमना फिरना, सब तुम्हारे ही खर्चे पर होता है। क्या कभी उन्होंने पलटकर तुमसे पूछा कि भाई तुम्हारा इस महीने का बजट क्या है? तुम्हारी कोई बचत हो भी रही है या नहीं? हर्ष झल्ला गया। उसने चाय का कप पटक दिया। राधिका, बहन बेटियों को देने से घर में बरकत आती है, लक्ष्मी बढ़ती है। तुम भी तो अपने मायके जाती हो, तुम्हारी भाभी भी तो तुम्हें कपड़े और शगुन देती ही होगी, तब तो तुम मना नहीं करती। यह सुनते ही राधिका के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। हर्ष, मेरी तुलना भूलकर भी अपनी बहन से मत करना। मैं जब अपने मायके जाती हूँ तो पहले दिन से अपनी भाभी के साथ रसोई में खड़ी होती हूँ। झाड़ू पोछा से लेकर चौका बर्तन तक मैं उनका हाथ बटाती हूँ, ताकि मेरी भाभी पर बोझ न पड़े। मैं वहाँ जाकर रानी विक्टोरिया की तरह हुक्म नहीं चलाती, लेकिन तुम्हारी बहन वहाँ तो सोफे से पैर नीचे नहीं उतारती। उन्हें सुबह की बेड टी से लेकर रात का मलाई वाला दूध तक सब कुछ बिस्तर पर ही बैठे बैठे चाहिए। क्या वह अपने ससुराल में अपनी जेठानी या सास के साथ ऐसा ही करती है? हर्ष ने गुस्से में अपना टिफिन उठाया, घड़ी पहनी और बाहर जाने लगा। तुम बेकार में राई का पहाड़ बना रही हो। वह आ रही है तो घर में रौनक होगी, खुशी मनाओ। मैं शाम को टिकट बुक कर दूंगा, बात खत्म। राधिका उसे जाते हुए बेबसी और गुस्से से देखती रही। 1 हफ्ते बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। हर्ष सुबह सुबह स्टेशन गया और बड़ी आवभगत के साथ शालिनी और मुन्नू को लेकर घर आया। घर में कदम रखते ही शालिनी ने पूरे ड्राइंग रूम का मुआयना ऐसे किया जैसे कोई सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर क्राइम सीन की जांच कर रहा हो। भैया, घर में काफ़ी बदलाव कर दिए हैं भाभी ने। यह माँ की पसंद की पुरानी पेंटिंग कहाँ गई? और यह सोफा इस कोने में क्यों ठूस दिया है? शालिनी ने आते ही अपनी शिकायत का पिटारा खोल दिया। राधिका ने जबरन अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए कहा, दीदी, वो पेंटिंग का फ्रेम खराब हो रहा था तो उसे पॉलिश के लिए दिया है। आइए हाथ मुंह धो लीजिए, सफर की थकान मिटाइए, गरम गरम नाश्ता तैयार है। शालिनी ने मुंह बिगाड़ते हुए सोफे पर पसरकर कहा, भाभी, मुन्नू को बाहर का या रखा हुआ नाश्ता पचता नहीं है, उसका पेट खराब हो जाता है। उसके लिए जरा ताजे अनार का जूस निकाल दीजिए और मेरे लिए बिना चीनी की
कड़क अदरक और इलायची वाली चाय। सफर में बहुत सिर दर्द हो गया है। राधिका बिना कुछ बोले रसोई में चले गई। उसे लगा कि सासू माँ की आत्मा ने शालिनी के भीतर प्रवेश कर लिया है। पूरा दिन राधिका की अंतहीन भागदौड़ में निकल गया। रात के 11:30 बज चुके थे। जब सब खाना खाकर सो गए तो राधिका रसोई समेटने आई। उसने देखा कि सिंक बर्तनों से पहाड़ की तरह भरा पड़ा है। उसकी कमर और पैर में तेज दर्द था। उसने सोचा कि रात बहुत हो गई है, बर्तन सुबह जल्दी उठकर धो लेगी। वह थककर अपने कमरे में जाकर लेट गई। रात के करीब 12:30 बजे शालिनी रसोई में पानी पीने के बहाने गई। उसने सिंक में रखे बर्तनों को देखा और मुस्कुराई। उसने जानबूझकर फ्रिज से दूध का पतीला निकाला और उसे आधा फर्श पर और आधा सिंक के बर्तनों पर गिरा दिया ताकि रसोई गंदी हो जाए। इसके बाद वह सीधे राधिका के बेडरूम के दरवाजे पर जाकर जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगी। भाभी, अरे ओ भाभी, आप सो गई क्या? शालिनी ने तेज और तीखी आवाज़ में चिल्लाकर पूछा। राधिका हड़बड़ाकर उठी। उसने आंखें खोली। जी दीदी, क्या हुआ? मुन्नू ठीक तो है ना? कुछ चाहिए क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, शालिनी ने नाक भौं सिकुड़ते हुए कहा। पर रसोई की हालत देखी है आपने? पूरा दूध गिरा पड़ा है, मक्खियाँ भिनभिना रही है और सिंक में इतने जूठे बर्तन। मेरी दिवंगत माँ हमेशा कहती थी कि रात को रसोई गंदी छोड़ने और जूठे बर्तन रखने से घर की लक्ष्मी रूठ जाती है, बरकत चली जाती है। मैं तो अपने ससुराल में चाहे कितनी भी बीमार क्यों ना हूँ, रसोई को चमकाकर ही सोती हूँ। आप भी आलस छोड़िए, उठिए और अभी के अभी पूरी रसोई साफ कीजिए। राधिका का खून खौल उठा। उसने हर्ष की तरफ देखा जो इस शोर से जाग गया था। राधिका को उम्मीद थी कि हर्ष अपनी बहन को टोक देगा, पर हर्ष ने आंखें मलते हुए धीमे से कहा, राधिका, दीदी सही तो कह रही है, सुबह रसोई गंदी अच्छी नहीं लगेगी, कर दो ना साफ, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वैसे भी तुम तो रोज ही करती हो। राधिका के पास कोई रास्ता नहीं था। वह उठी और भारी मन से कांपते पैरों के साथ रसोई में चले गई। जब वह दूध साफ कर रही थी और बर्तन धो रही थी, उसकी आंखों से गर्म आंसू लगातार बह रहे थे जो सिंक के ठंडे पानी में मिल रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि सासू माँ तो चले गई, पर अपनी परछाई के रूप में एक नई साथ छोड़ गई। अगली सुबह राधिका मुश्किल से 3 घंटे सो पाई थी, लेकिन उसे पता था कि अगर वह सुबह 6:30 बजे तक रसोई में नहीं पहुंची तो शालिनी तानों की बौछार कर देगी। अभी उसने चाय का पतीला चढ़ाया ही था कि शालिनी अंगड़ाई लेती हुई अंदर आई। भाभी, गुड मॉर्निंग। अरे, अभी तक चाय उबली नहीं? भैया तो कह रहे थे कि आप बहुत फुर्तीली हैं। और सुनिए, आज नाश्ते में कुछ हल्का फुल्का दलिया या पोहा मत बनाइए। मुन्नू को चीज़ सैंडविच खाना है और मेरे लिए जरा कुरकुरे आलू के पराठे। और हाँ, मक्खन बाजार का मत लगाइएगा, घर की मलाई फेंटकर ताज़ा मक्खन निकालिएगा, बाहर वाले में वो स्वाद कहाँ। राधिका ने गहरी सांस लेकर शांत स्वर में कहा, दीदी, अभी तो दूध वाला भी नहीं आया है और मलाई से मक्खन निकालने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। क्या आज सुबह सादे नाश्ते से काम नहीं चल सकता? शालिनी के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। वह चिल्लाई, पोहा, उपमा? भाभी, मैं यहाँ मेहमान बनकर आई हूँ, अपने मायके आई हूँ, कोई हॉस्टल के मेस में नहीं रह रही। और माँ के रहते तो मुझे पूछना भी नहीं पड़ता था, सब कुछ मेरी पसंद का टेबल पर हाजिर होता था। अम्मा क्या नहीं रही, मेरा स्वाद और मेरा हक भी खत्म हो गया इस घर से। तभी पीछे से हर्ष आ गया। क्या हुआ शालिनी, सुबह सुबह रसोई में क्या बहस हो रही है? शालिनी ने तुरंत अपनी आंखों में नकली आंसू लाए। देखो ना भैया, भाभी कह रही है कि पोहा खा लो। अब आप ही बताइए, क्या साल भर बाद मायके आने पर भी मुझे अपनी पसंद का नाश्ता नहीं मिलेगा? माँ होती तो आज खुशी खुशी 56 भोग बना देती। हर्ष ने राधिका की तरफ अधिकार और गुस्से से देखा। राधिका, क्या तुम सुबह सुबह सबका मूड खराब कर रही हो? दीदी जो कह रही है वही बना दो ना, थोड़ा जल्दी हाथ चलाओगी तो सब हो जाएगा। और हाँ, मेरे लिए भी 1 कप एक्स्ट्रा चाय बना देना। राधिका ने अपनी जुबान दांतों तले दबा ली। वह चुपचाप फिर से आलू उबालने और मलाई फेंटने में जुट गई। दोपहर के करीब 2 बजे
जब राधिका सारा काम निपटा कर बिना खाए पिए थोड़ी देर के लिए लिविंग रूम में सुस्ताने बैठी थी, तभी उसकी पुरानी कॉलेज की पक्की सहेली मेघा उससे मिलने आ पहुंची। मेघा राधिका को देखकर चौंक गई। राधिका, ये क्या हालत बना रखी है तूने? आंखें सूजी हुई है, बाल बिखरे हैं, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, क्या बात है रे? राधिका ने अपनी स्थिति छुपाते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं यार मेघा, बस घर में मेहमान आए हैं तो थोड़ा काम का लोड ज़्यादा हो गया है। तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय और नाश्ता लाती हूँ। दोनों हाल में बैठकर बातें करने लगी। राधिका को बहुत दिनों बाद अपनी सहेली से मन हल्का करने का मौका मिला था। वे पुरानी यादों में खोई ही थी कि तभी शालिनी अपने कमरे से सज धज कर बाहर आई और सीधे उनके बीच आकर सोफे पे पसर गई। भाभी, आपकी सहेली आई है, बहुत अच्छी बात है, पर क्या आपको याद है कि दोपहर के खाने के बर्तन अभी भी सिंक में सड़ रहे हैं और शाम की चाय का वक्त भी हो रहा है। सहेलियों से गप्पे तो बाद में भी मारी जा सकती है, पहले घर का काम और अनुशासन देखना चाहिए था ना। मायके का नाम खराब होता है ऐसी सुस्ती से। मेघा यह सुनकर दंग रह गई। उसने शालिनी को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर राधिका की तरफ मुड़ी। नमस्ते, मैं मेघा हूँ, राधिका की सहेली। राधिका सुबह 5 बजे से काम कर रही है। अगर आधे घंटे हम बैठ गए तो इसमें घर का कौन सा अनुशासन टूट गया? शालिनी ने तिरछी नज़र से मेघा को देखा और व्यंग से हंसी। बुराई कुछ नहीं है बहन जी, बस अपनी अपनी जिम्मेदारी और परवरिश की बात है। हमारे ससुराल में तो बहू पहले पाई पाई काम खत्म करती है, फिर किसी बाहरी इंसान से मिलती है। अब पता नहीं आपके मायके में क्या रिवाज सिखाया जाता है। राधिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया, उसकी आंखों से पानी आ गया। मेघा समझ गई कि राधिका यहाँ किस मानसिक प्रताड़ना और दबाव में जी रही है। वह तुरंत उठ खड़ी हुई। राधिका, मैं चलती हूँ यार, तू अपना काम कर ले, फिर कभी फुर्सत में मिलेंगे। मेघा के जाने के बाद राधिका ने रोते हुए शालिनी से कहा, दीदी, वो मेरी बचपन की सहेली थी, आपने उनके सामने मेरा इतना बड़ा अपमान क्यों किया? शालिनी ने ठहाका लगाया। अपमान? मैंने तो बस तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी याद दिलाई, और वैसे भी ऐसी फालतू सहेलियों के साथ वक्त बर्बाद करने से अच्छा है कि घर के जाले साफ करो। देखो वो कोना कितना गंदा है। राधिका का सब्र पूरी तरह टूट चुका था। वह अपने कमरे में भाग गई और फुट फुट कर रोने लगी। शाम को हर्ष ऑफिस से थका हुआ आया और सीधे अपने कमरे में जाकर लेट गया। राधिका उसके पास गई और धीरे से उसके सिर पर हाथ रखकर सहलाने लगी। हर्ष, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। दीदी का बर्ताव अब बर्दाश्त की सीमा पार कर रहा है। उन्होंने आज मेरी सहेली के सामने। अभी राधिका अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि शालिनी बिना दरवाज़ा खटखटाए धड़धड़ाते हुए कमरे में दाखिल हो गई। उसके हाथ में एक लंबा कागज़ था। अरे भैया, सो गए क्या? देखो, एक कुछ ज़रूरी सामान की लिस्ट है। कल संडे है, तुम्हारी छुट्टी है तो हम सब शॉपिंग मॉल चलेंगे। मुन्नू के लिए ब्रांडेड कपड़े लेने हैं। मुझे एक नया लेदर का सूटकेस चाहिए, और हाँ, तुम्हारे जीजाजी के लिए एक अच्छी सी इंटरनेशनल ब्रांड की घड़ी भी देखनी है। पिछले साल जो तुमने दी थी ना, वो अब पुरानी हो गई है। राधिका सन रह गई। उसने कहा, दीदी, कम से कम नॉक तो किया होता। हम दोनों हस्बैंड वाइफ कुछ पर्सनल बातें कर रहे थे। शालिनी ने खिलखिलाकर कहा, अरे भाभी, यह मेरा सगा भाई है, मेरा अपना मायका है, यहाँ नॉक करने की क्या ज़रूरत? भैया, लिस्ट देख लो, कल सुबह 10 बजे गाड़ी निकाल लेना। हर्ष ने लिस्ट पकड़ी और बजट की चिंता किए बिना कहा, ठीक है शालिनी दीदी, कल पक्का चलेंगे। राधिका, तुम भी तैयार हो जाना। शालिनी ने तुरंत हर्ष की बात काटी और राधिका की तरफ देखकर कुटिलता से मुस्कुराई। अरे नहीं भैया, भाभी को मॉल ले जाकर क्या करेंगे? भीड़ में बोर होगी, और सबसे बड़ी बात, घर पर कौन रहेगा? संडे है तो घर की गहरी सफाई होनी चाहिए, और दोपहर में हमारे आने तक कढ़ाई पनीर और गर्मा गर्म कचौड़ियाँ भी तो तैयार मिलनी चाहिए। हम दोनों भाई बहन और मुन्नू जाएंगे, खूब मस्ती करेंगे और पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। भाभी को घर पर आराम करने दो। हर्ष ने राधिका की तरफ देखा तक नहीं और आंखें बंद करके बोल दिया,
हाँ, यह भी सही है। राधिका, तुम घर ही संभाल लेना। राधिका को ऐसा लगा जैसे वह इस घर की सदस्य नहीं बल्कि एक जीती जाती बंधुआ मजदूर है। उसने वहीं पर अपना मन पक्का कर लिया कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। अगले दिन सुबह शालिनी बहुत महंगी साड़ी पहनकर सज धज कर तैयार थी। वह मुन्नू को लेकर हॉल में बैठी हर्ष को बार बार याद दिला रही थी कि किस किस शोरूम में जाना है। राधिका रसोई की चौखट पर खड़ी यह सब देख रही थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर बेबसी नहीं बल्कि एक रहस्यमयी मुस्कान थी। जैसे ही हर्ष गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकलने लगा, राधिका हॉल में आई और गंभीर चेहरा बनाकर बोली, हर्ष, 1 मिनट रुकिए। दीदी, आपसे जाने से पहले एक बहुत ही नाजुक और ज़रूरी बात करनी थी। हर्ष संकोच के मारे आपसे कह नहीं पा रहे थे, पर इस घर की आर्थिक स्थिति अभी बहुत खराब चल रही है। यह सुनते ही शालिनी और हर्ष दोनों के कदम रुक गए। हर्ष ने हैरान होकर पूछा, राधिका, तुम क्या कह? राधिका ने चुपके से हर्ष की पीठ पर चिमटी काटी और आँख के इशारे से उसे चुप रहने को कहा। शालिनी ने अपनी भवें सुकुड़ते हुए पूछा, कैसी नाजुक स्थिति भाभी? भैया की नौकरी तो बहुत अच्छी है। राधिका ने नकली आंसू अपनी आंखों में लाते हुए कहा, क्या बताऊँ दीदी, आपको तो पता ही है कि मार्केट में कितना मंदी का दौर चल रहा है। हर्ष की कंपनी में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जिसकी वजह से पिछले 3 महीने से इनकी सैलरी आधी आ रही है और अगले महीने छटनी होने वाली है। घर का खर्चा, राशन का बिल बड़ी मुश्किल से उधारी पर चल रहा है। ऊपर से इस घर की बैंक EMI बाउंस हो चुकी है और बिजली का बिल भी 4 महीने से बकाया है। शालिनी का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। उसके चेहरे की रौनक गायब हो गई। क्या आधी सैलरी, EMI बाउंस? राधिका ने आगे बढ़कर शालिनी का हाथ अपने हाथों में ले लिया और रोती हुए बोली, दीदी, भगवान की कृपा है कि आप ठीक वक्त पर मायके आ गई। आखिर विपत्ति में बहन ही तो भाई के काम आती है। मैंने सोचा आज आप शॉपिंग पर जा ही रही हैं, तो मॉल जाने के बजाय क्यों ना आप हमारी थोड़ी मदद कर दे। ज़्यादा नहीं दीदी, बस 1.5 लाख की ज़रूरत है। बिजली का कनेक्शन कल कटने वाला है और बैंक वाले कोर्ट का नोटिस भेजने वाले हैं। आप तो अपनी हैं, आपके पति मनोज जी के पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है। शॉपिंग और घड़ी का क्या है, वो तो अगले साल भी हो जाएंगी। चलिए हर्ष, आज दीदी के गहने या कैश लेकर पहले बैंक का कर्ज चुकाते हैं। हर्ष चुपचाप खड़ा राधिका की इस गजब की एक्टिंग को देख रहा था और अंदर ही अंदर अपनी हंसी रोक रहा था। शालिनी का हाथ कांपने लगा, उसके माथे पर पसीना आ गया। उसकी आवाज़ की वो मालकिन वाली खनक और घमंड हवा में गायब हो गया। अरे भाभी, वो मुझे तो अचानक याद आया। दरअसल अभी 5 मिनट पहले ही मनोज का व्हाट्सएप पर मैसेज आया था कि मेरे ससुराल में अचानक कुछ बहुत ही खास VIP मेहमान आ रहे हैं और मुझे आज ही इसी वक्त और वापस निकलना होगा। और देखो ना, मुन्नू का शरीर भी बहुत गर्म लग रहा है, इसकी तबीयत भी ढीली है। हर्ष ने जानबूझकर चौंकने का नाटक किया। पर शालिनी दीदी, अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हें 15 दिन रुकना है, जीजाजी के लिए घड़ी लेनी है। शालिनी ने हड़बड़ाहट में अपना पर्स और सूटकेस संभाला। नहीं भैया, अब यहाँ एक पल भी रुकना ठीक नहीं होगा। बच्चों की तबीयत का मामला है, और रही बात पैसों की, तो भाभी मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। सब मनोज के अकाउंट में रहता है, मैं तो बस उनके दिए पैसों पर चलती हूँ। भैया तुम शॉपिंग छोड़ो, मेरी आज रात की नहीं बल्कि अभी दोपहर की जो भी ट्रेन मिले उसकी तत्काल टिकट करवा दो। मैं अपना बैग पैक करती हूँ। शाम को स्टेशन पर जब शालिनी विदा हो रही थी तो उसके चेहरे पर वो मालकिन वाला घमंड और अकड़ बिल्कुल नहीं थी। वह बार बार अपनी सास की तरह राधिका की तरफ डर कर देख रही थी, जैसे उसे डर हो कि कहीं राधिका स्टेशन पर सबके सामने फिर से 1.5 लाख रुपये न मांग ले। ट्रेन चलने ही वाली थी कि राधिका ने आगे बढ़कर शालिनी को एक सुंदर पैकेट थमाया। यहाँ लीजिए दीदी, इसमें मुन्नू के लिए सुंदर कपड़े और जीजाजी के लिए एक कलाई घड़ी है। हर्ष आपके आने की खुशी में यह सब आपकी फरमाइश से पहले ही बाजार से ले आए थे।
भले ही हमारे घर में कितनी भी तंगी क्यों न हो दीदी, पर एक भाई का दिल अपनी बहन के लिए कभी छोटा नहीं होता। यह देखते ही शालिनी की आंखों में शर्मिंदगी और पछतावे के सच्चे आंसू आ गए। उसे समझ आ गया था कि राधिका ने कोई तमाशा किए बिना बहुत ही शालीनता से उसे उसकी असलियत और स्वाद का आईना दिखा दिया था। शालिनी ने सिसकते हुए राधिका का हाथ पकड़ लिया। भाभी, मुझे माफ़ कर देना, मैं सच में बहुत स्वार्थी हो गई थी। मैं भूल गई थी कि यह घर सिर्फ मेरे भैया का नहीं बल्कि आपका भी है। मैं खुद अपने ससुराल में अपनी ननंद के तानों और हुक्म से बचने के लिए यहाँ मायके भाग कर आई थी, और यहाँ आकर मैंने आपके साथ वही प्रताड़ना कर दी जो मैं खुद अपने साथ नहीं चाहती थी। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी। राधिका ने शालिनी के आंसू पोंछे और बहुत ही गरिमा के साथ कहा, दीदी, मायका कभी सिर्फ भाई से नहीं बल्कि भाभी के सम्मान से आबाद रहता है। जब तक आप मुझे इस घर की लक्ष्मी और बराबर की सदस्य समझेगी, यह चौखट आपके लिए हमेशा खुली रहेगी। लेकिन अगर आप मुझे यहाँ सिर्फ एक नौकरानी समझेगी तो अगली बार इस दहलीज को पार करना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। शालिनी ने रोते हुए सिर हिलाया। ट्रेन ने सीटी मारी और वह हाथ हिलाकर विदा हुई। स्टेशन से बाहर आते ही हर्ष ने राधिका का हाथ कसकर थाम लिया। उसकी आंखों में पछतावा था। राधिका, मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में अंधा हो गया था। मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मेरी चुप्पी तुम्हें कितना दर्द दे रही थी। राधिका ने मुस्कुराते हुए हर्ष का हाथ दबाया। चलो अब घर चले, कल सुबह मुझे अपने मायके जाने के लिए पैकिंग भी तो करनी है ना। हर्ष ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, और इस बार तुम्हारी मम्मी और भाभी के लिए सबसे महंगे और बेहतरीन तोहफे मैं खुद अपनी पसंद से खरीद कर लाऊंगा। घर में अब एक असीम शांति और सुकून था। राधिका ने न केवल अपना स्वाभिमान और अपना मायके जाने का हक बचाया, बल्कि एक स्वार्थी ननंद को रिश्तों की सही अहमियत और मर्यादा भी समझा दी थी। दोस्तों, सहना तब तक ही ठीक है जब तक बात मर्यादा में हो, लेकिन जब कोई आपके आत्मसम्मान को कुचलने लगे तो बिना तमाशा किए बुद्धि और चालाकी से सामने वाले को आईना दिखाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। मायका भाई से ज़रूर होता है, पर उसे निभाती सिर्फ एक भाभी ही है। अगर आपको राधिका का यह करारा और समझदारी भरा जवाब पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारी अगली नई जज्बाती कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।